हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वियोजन एवं अपघटन अपक्रियाओं में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। वियोजन अपक्रियाएं वे उत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक किसी विशेष परिस्थिति में दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है और यदि वो विशेष परिस्थितियां हटा दी जाएं तो यह पुनः संयुक्त होकर के मूल यौगिक बना दे, तो ऐसी अपक्रियाएं कहलाती हैं वियोजन अपक्रियाएं। तो वियोजन अपक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद को वापस अभिकारक में बदला जा सकता है परिस्थितियों में बदलाव करके। तो वियोजन अपक्रियाएं उत्क्रमणीय अपक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई यौगिक किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अपने सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है और इन विशेष परिस्थितियों को यदि हम हटा दें तो यह पुनः संयुक्त होकर के मूल यौगिक बना देता है। वियोजन अपक्रियाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, ऊष्मीय वियोजन और विद्युत अपघटनी वियोजन। ऊष्मीय वियोजन इस अपक्रिया में यौगिक गर्म करने पर दो या दो से अधिक अणुओं में विभाजित हो जाता है तथा ठंडा होने पर ये अणु संयुक्त होकर के पुनः मूल यौगिक बना देते हैं। जैसे यदि हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 को गर्म करें तो यह वियोजित हो जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन में गर्म करने पर। यदि हम इसको ठंडा कर दें, यदि ठंडा कर दिया जाए तो PCl3 और Cl2 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन आपस में संयुक्त होकर के वापस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना देंगे। ठीक है, यह एग्जाम्पल है ऊष्मीय वियोजन का। अब बात करते हैं विद्युत अपघटनी वियोजन का। इस अपक्रिया में विद्युत संयोजक यौगिक यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जल में घोलने पर धनायन व ऋणायन में विभक्त हो जाते हैं और जो पुनः संयुक्त होकर के मूल यौगिक बनाते रहते हैं। यह भी एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है क्योंकि यह वियोजन अपक्रिया के उदाहरण है और इनमें दोनों ओर की क्रियाएं जब समान हो जाती है, यानी कि अग्र अपक्रिया और पश्च अपक्रिया के जो दर होती है वो जो समान हो जाती है, तो इस अवस्था को बोलते हैं साम्यावस्था। और जब ये साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक साम्य। जैसे यदि सोडियम क्लोराइड को जल में घोला जाए तो यह कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन में। ठीक है, और सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन आपस में संयुक्त होकर के सोडियम क्लोराइड भी बनाते रहेंगे, यानी यह अपक्रिया अग्र दिशा में और पश्च दिशा दोनों दिशाओं में होती रहेगी। इसी तरीके से यदि हम मैग्नीशियम सल्फेट को जल में घोलें तो यह मैग्नीशियम धनायन और सल्फेट ऋणायन में वियोजित हो जाएगा और वापस मैग्नीशियम और सल्फेट आयन आपस में संयुक्त होकर के मैग्नीशियम सल्फेट भी बनाते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपघटन अपक्रियाओं की। तो अपघटन अपक्रियाएं जो होती हैं यह वियोजन अपक्रियाओं से इस मायने में डिफर करती हैं क्योंकि यह अनुत्क्रमणीय होती हैं, जबकि वियोजन अपक्रियाएं कैसी होती हैं, वह उत्क्रमणीय होती हैं। अपघटन अपक्रियाओं में यह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी कि यदि किसी पदार्थ को आप उत्पाद में बदल देंगे तो उत्पाद को वापस आप अभिकारक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वह अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभक्त हो जाते हैं अपघटन अपक्रियाएं कहलाती हैं। अपघटन अपक्रिया को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। वे अपक्रियाएं जो ऊष्मा से प्रभावित होती हैं वो कहलाती हैं ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन, और वे अपक्रियाएं जो विद्युत से प्रभावित होती हैं वह कहलाती हैं विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3 को यदि हम गर्म करें तो यह बदल जाता है पोटेशियम क्लोराइड 2KCl प्लस 3O2 और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यदि हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करें तो यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। इसी तरह से अगर हम विद्युत अपघटन का उदाहरण लें तो जैसे मान लीजिए कि फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस करने पर यह बदल जाता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में। तो यह विद्युत अपघटन का उदाहरण है। तो आज हम लोगों ने देखा कि वियोजन अपक्रियाओं और अपघटन अपक्रियाओं में क्या अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।